हेलो। आज हम अध्ययन करेंगे उपनिवेशवाद और देहात, अर्थात उपनिवेशवाद की वजह से देहात में विद्रोह क्यों हुए। तो जब उपनिवेश शासन था भारत के अंतर्गत, तब देहातों में जो विद्रोह हुए थे और उनका क्या कारण रहे और इन विद्रोहों को क्यों पनपे, जमींदारी प्रथा क्या थी, इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, ये सब इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो उपनिवेश शासन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। यहाँ ग्रामीण समाज को पुनर्स्थापित करने तथा भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का यहाँ प्रयत्न किया गया था। इसमें सबसे पहला बंदोबस्त है इस्तिमारी बंदोबस्त, जो कि 1793 में बंगाल में लागू किया गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित करती थी, जो कि जमींदारों को समय पर अदा करनी होती थी। लेकिन अगर जमींदार समय पर राजस्व राशि अदा नहीं करेगा तो उसकी संपदा को, उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इस्तिमरारी बंदोबस्त में सरकार ये मान के चल रही थी कि जमींदार अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे और अपनी संपदाओं का विकास कर पाएंगे, क्योंकि राजस्व राशि निश्चित थी और वो स्वतंत्र थे राजस्व लेने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजस्व की रकम लगातार बढ़ती जा रही थी। इसका कारण था कि कंपनी द्वारा राजस्व की दर को बहुत ऊंचा रखना तथा उपज की कीमत का कम होना, जिससे राजस्व की दर असमान थी। फसल खराब हो रही थी। अच्छी फसल नहीं होने के कारण जमींदार राजस्व एकत्रित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कंपनी उतना ही राजस्व जमींदारों से वसूल कर रही थी, जिसकी वजह से जमींदारों को लगातार उनकी जमीनें नीलाम हो रही थी, जमींदारी नीलाम हो रही थी। जिसका उदाहरण है वर्धमान में 1770 में हुई नीलामी की घटना। जमींदारों की शक्ति को भी सीमित कर दिया गया था। उनका कार्य केवल राजस्व वसूलना और जमींदारी का प्रबंध करना था। इससे जमींदारों ने प्रतिरोध किया और इसका रास्ता निकाला कि उन्होंने फर्जी बिक्री की और उन्हीं के एजेंटों के द्वारा जमीन को नीलामी में खरीद लिया गया। कुछ जमींदारों ने अपनी भूमि को स्त्रियों के नाम कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह नियम बनाया हुआ था कि स्त्रियों से जमींदारी को या शक्ति को या संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। बाहरी कोई व्यक्ति अगर जमींदारों की जमीन या जमींदारी को लेने आता था, खरीदने आता था, उसको मारपीट करके भगा दिया जाता था। किसान पुराने जमींदार को अपना अन्नदाता मानते थे, अतः जब उन्हें निर्वासित किया जाता था जमींदारों को, तो किसान उसे अपना अपमान मानते थे और इसका विरोध करते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में कीमतें अच्छी होने पर जमींदारों ने अपने सत्ता पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन 1980 की मंदी ने पुनः उनको कमजोर कर दिया और जोतदार शक्तिशाली हो गए। अब ये जोतदार कौन थे? जोतदार थे गांवों या देहातों के अमीर किसान वर्ग, जो कि धनी वर्ग था और गांव में रहते थे। इनका गरीब किसानों पर बहुत नियंत्रण था। ये राजस्व जो कंपनी द्वारा बढ़ाया जाता है उसका विरोध करते थे और जमींदारों द्वारा वसूल किए गए राजस्व की भी कभी विरोध करते थे। इनकी ताकत काफ़ी बढ़ गई थी और कहीं कहीं पर जमींदारों की संपदा नीलाम होने पर ये उसको खरीद भी लेते थे। तो जोतदारों की शक्ति कंपनी शासन में काफ़ी बढ़ गई थी। अब इन सभी स्थितियों के ऊपर ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट मांगी गई, जिन रिपोर्टों में एक रिपोर्ट मुख्य थी, जिसे 5वीं रिपोर्ट कहा जाता है, जो कि जमींदारों से संबंधित थी। इसमें कंपनी के कुशासन, अव्यवस्थित प्रशासन, अधिकारियों के लोभ लालच, भ्रष्टाचार की घटनाओं को दर्शाया गया था। यह रिपोर्ट ब्रिटिश कंपनी के शासन के स्वरूप में ब्रिटिश संसद में वाद विवाद का कारण बनी, जिससे जमींदारी प्रथा के पतन का बहुत ही अतिरंजित वर्णन किया गया है। इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को बाध्य किया कि भारत में प्रशासन के बारे में नियमित रिपोर्ट भेजें और कंपनी के कामकाज की जांच के लिए कई समितियां भी गठित की गई। अब दूसरा एक विद्रोह हुआ था, कुदाल और हल विद्रोह। कुदाल मतलब 19वीं सदी के प्रारंभ में राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया व संथालों के बीच जो संघर्ष हुआ वो कुदाल और हल संघर्ष कहा जाता है। पहाड़िया जो वर्ग था वो कुदाल से जूम खेती करता था और संथाल हल जोतकर खेती करते थे। तो इनका कुदाल व हल एक प्रतीक के रूप में थे, इसलिए इस विद्रोह को भी कुदाल हल विद्रोह कहा गया। पहाड़िया लोग कौन थे? जो कि राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, वहाँ की जमीन को साफ करके झूम खेती करते थे। ये कुदाल से जमीन को खुरच करके अपने लायक दाल और अनाज पैदा करते थे। ये जंगल को अपनी निजी भूमि मानते थे और वो बाहर वक्त के प्रति हमेशा आशंकित रहते थे और मैदानों में भी कभी कभार वो लूटपाट कर लिया करते थे।
अंग्रेज इनको पसंद नहीं करते थे, इनको बर्बर और जंगली मानते थे। तो इसलिए उन्होंने संथाल, जो कि बिहार में एक मजदूर वर्ग था, उनको ला करके पहाड़ियों के एक बड़ी भूमि को उनको दे दिया, वहाँ स्थापित कर दिया और उसका नाम रख दिया दामिल इल कोहो के नाम से उनको सीमांकित करके और संथाल जाति को वहाँ पर स्थापित कर दिया, जिससे पहाड़ी और संथालों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में संथाल विजयी रहे। इन्होंने पहाड़िया जाति को और जंगल की तरफ निर्वासित कर दिया, जहाँ वो चट्टानी इलाके थे, शुष्क इलाके होने की वजह से और गरीब होते चले गए और कमजोर हो गए और उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई। संथालों ने स्थायी कृषि करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उनके ऊपर भारी कर लगा दिया गया। इनकी जमीन पर जमीन को भी पर ऋण दिया जाने लगा, उच्च ब्याज दर लगा दी गई। जमींदार इस जमीन पर अपना दावा करते थे। फलतः 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ और संथाल परगने का निर्माण हुआ। अब देहात में दक्षिण में विद्रोह कैसे क्यों हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में किसानों ने साहूकारों व व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1875 में दक्कन विद्रोह इसका उदाहरण है। ये विद्रोह केवल अंग्रेजों या कंपनी के विरुद्ध नहीं था, बल्कि ये विद्रोह देहातियों का उन लोगों के विरुद्ध भी था जो कि उनके ऊपर अत्याचार का प्रतीक थे, जैसे साहूकार या फिर जमींदार। तो उन्होंने उनके बही खाते जला दिए। 1875 में पूना में किसानों ने सूपा गांव जो था वहां पर साहूकारों के बही खाते और उनके घरों में भी आग लगा दी। इसका मतलब वो अत्याचारियों के विरुद्ध विद्रोह था, जिसको दबाने में उन्हें कई महीने तक लगे। अब यहाँ पर एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की गई, जो कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त था। उसमें कंपनी एक निश्चित राजस्व राशि जमींदार से वसूल करती थी। जब ऊंची जमीन की कीमतें या फसल अच्छी होने पर भी उनको उतनी ही राजस्व राशि मिलती थी। इसलिए उन्होंने अब बम्बई के अंदर रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत इनका कंपनी का सीधा संबंध किसानों के साथ था। यह प्रणाली 30 वर्ष के लिए लागू की गई थी। बम्बई में 1820 में राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें राजस्व राशि अधिक होने के कारण वहां के किसान गांव छोड़ करके भाग गए, क्योंकि कीमतों में भारी गिरावट आ गई थी, अकाल पड़ा और राजस्व बहुत कठोरता के साथ वसूल किया जा रहा था, क्योंकि अधिकारी उनकी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। 1840 में जब रैयत की स्थिति को उन्होंने समझा और वहाँ के किसानों के हाल को जाना, तब उन्होंने कुछ राजस्व की दर को कम किया। अब अमेरिकी गृह युद्ध हुआ। उसी दौरान अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप इंग्लैंड को अमेरिका से आने वाली कपास की खेप कम होने लगी, क्योंकि अमेरिका से कपास नहीं मिलता था। अतः भारत में कपास की मांग बढ़ गई। कपास की मांग बढ़ने से भारत के अमीर साहूकारों ने या शहरी बड़े साहूकार या किसानों ने, धनी किसानों ने गांव के किसानों से कर्ज दे करके कपास की खेती करवाई और वहां से कपास लिया। इससे केवल लाभ धनी किसानों को हुआ या साहूकारों को हुआ, गरीब किसान कर्ज के तले दबता चला गया। अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद भी भारत में कपास का निर्यात कम हो गया और कपास का निर्यात कम होने के बाद जो साहूकार थे उन्होंने ऋण देना बंद कर दिया, और राजस्व की राशि बढ़ाकर 50 से 100% कर दी, जिससे किसान अत्यंत बुरी हालत में हो गए। मतलब इनके बस के बाहर का हो गया है राजस्व देना। इस अन्याय से किसानों को इस अन्याय में यह भी सम्मिलित था कि उनको बिना दस्तावेज कोई ऋण नहीं दिया जाता था। ब्याज दर अधिक होती थी, बंद पत्र जाली आंकड़ों से भरे हुए थे। इसका एक उदाहरण ये भी दिया गया है कि 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये तक ब्याज वसूला जाता था। अब इन सब की जांच के लिए दक्कन में दंगा शुरू होने की वजह से बम्बई सरकार ने कंपनी पर ये दबाव डाला भारत सरकार के द्वारा कि वो इसकी जांच करें। तो इनकी जांच करने पर आयोग ने जांच करने में ये कहा कि इसके लिए जो स्थिति किसानों की, उसके लिए केवल ऋणदाता या साहूकारी जिम्मेदार हैं। सरकारी राजस्व की बढ़ोतरी दंगा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। औपनिवेशिक सरकार यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष सरकारी कार्रवाई के कारण हुआ है। तो ये स्पष्ट होता है कि ये जो रिपोर्ट जो भी थी वो औपनिवेशिक सरकार की थी और वो अपनी
गलती कहीं भी मानने को तैयार नहीं थी कि ये जो जनता परेशान हो रही है, विद्रोह कर रही है, या ऋण नहीं दे पा रही है, या किसान भुखमरी का शिकार हो रहा है, या वहाँ से अपनी ज़मीनों को छोड़ के भाग रहा है, तो इसका कारण वो केवल ये कह रहे थे ऋणदाता या साहूकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, कंपनी शासन या औपनिवेशिक शासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो हम इन रिपोर्टों को सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही इसकी समीक्षा नहीं कर सकते, हमें उस समय की और पत्र पत्रिकाओं और चीज़ों के द्वारा भी इसका अध्ययन करना चाहिए, तभी हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये था विद्रोह क्यों हुआ, देहातों में विद्रोह क्यों हुआ। शहरों में तो विद्रोह हुआ ही था, लेकिन देहातों में भी विद्रोह हुए कंपनी शासन के विरुद्ध, वो क्यों हुए ये हमने इसमें पढ़ा। आशा आपको पूरा तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।